मैं किसी बिना औपचारिकता के सर आपसे कुछ सवालों की शुरुआत करना चाहूँगा। सर मेरा पहला सवाल ये था कि चंद्रयान जैसे कि बड़ी उपलब्धि थी, भारत के लिए गौरवशाली पल था ये। इसमें जैसे आपने आज एक टाइमलाइन पे मैंने आपकी एक ट्वीट देखा कि एचसीएल ने ये हमारी जो चिप है विक्रम की बनाई। एक मैंने एक स्टार्टअप से कल बात करी, उन्होंने उसके कैमरे और सॉफ्टवेयर का काम किया। तो इस चंद्रयान की जो उपलब्धि रही उसमें हमारी जो डीप टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ थी वो सामने हमारी दिखाई दी। आपका इसमें क्या टेक है कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारी जो इनोवेशंस है, वो इसके लिए बड़ा काम किया चंद्रयान के लिए? देखिए, पहले तो मैं जागरण न्यू मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं एक तरह से आपका थैंकफुल हूँ कि आप जिनका इतना रीच है बियॉन्ड दीज मेट्रोज, आपने ये डिजिटल का मैसेज आपने चुना कि ये आप मैसेज फैलाएंगे। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। यू आर डूइंग अ great service to the nation and to the young people of India by doing this. ये आपने जो पूछा प्रश्न, ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अहम प्रश्न भी है और उसका सवाल भी एक तरह से इस नए इंडिया, नया भारत का एक पिक्चर दर्शाता है। एक साल पहले मैं कोच्चि में था और थोड़ा लंबा आंसर दूंगा इफ़ यू डोंट माइंड, क्योंकि ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट आंसर, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और आईएनएस विक्रांत का लॉन्च हो रहा था, प्रधानमंत्री जी थे कोच्चि में, और मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट भी था, क्योंकि बहुत साल पहले जो ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत था, जो एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कह रहा था, मैं जब बच्चा था, मेरे फादर जो एक फौजी थे वो लेके गए थे आईएनएस विक्रांत पे उन दिनों में। और ये एक नया आईएनएस विक्रांत 4 गुना बड़ा, हाई टेक्नोलॉजी से भरपूर सिस्टम्स, सेंसर्स भरा हुआ। और उसका एक हेडलाइन या टेकआउट ये था कि दुनिया के 6 ही देश ऐसे हैं जो ऐसे एक इंजीनियरिंग फीट अचीव कर सकते थे। एक तो वो, और दूसरा जो पूरे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स थे आईएनएस विक्रांत में, सेंसर्स, काउंटर मेजर्स, बैटलफील्ड सिस्टम्स, पूरे के पूरे had been designed and developed by Indian companies। तो वो भी एक बहुत एक बड़ा नमूना था या एग्जाम्पल था इंडिया का कैपेबिलिटीज का। अभी फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आप अगस्त 2023 को, यहाँ पे एक इतना मल्टी डे, मल्टी सिस्टम कॉम्प्लेक्स मिशन को हमारे इसरो ने डिज़ाइन किया, कंसीव किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और सक्सेसफुली लैंड किया। ये दोनों प्रोजेक्ट दर्शाता है कि आत्मनिर्भरता का जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4-5 साल पहले उन्होंने देश के सामने रखा है, वो कोई रेटरिक नहीं था, वो कोई स्लोगन नहीं था। इट वॉज एन एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर विजन टू क्रिएट डीप कैपेबिलिटीज इन आवर कंट्री। और ये डीप कैपेबिलिटीज कहाँ बनेंगे? कोई आईएएस अफसर नहीं बनाएगा, कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं बनाएगा। ये डीप कैपेबिलिटीज बनेगा हमारे देश के अलग अलग बिजनेसेस में, अलग अलग स्टार्टअप्स में, अलग अलग R&D सेंटर्स में। और ये जो चंद्रयान 3 का एक, अगर आपको एक कुछ टेकआउट लेना है, ये है, या आईएनएस विक्रांत का आपको एक एग्जाम्पल देखकर कुछ कंक्लूजन करना है, दुनिया के देश जो कंक्लूड कर रहे हैं कि भारत के जो कैपेबिलिटीज़ हैं, भारत के इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के जो डीप टेक्नोलॉजी कैपेसिटीज़ हैं, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पहुंच गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है दुनिया में आज कि इस नए भारत डीप टेक्नोलॉजीज़ में सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन हो, सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर हो। जैसे आपने कहा, विक्रम लैंडर का कोर चिप एचसीएल ने बनाया। तो इसमें हमारा जो नैरेटिव होता था 2014 से पहले कि हमारे देश में काफ़ी प्रोग्रामर है, आईटीएस में हम काफ़ी काबिल हैं, वो तो है ही। लेकिन पिछले 9 साल में हमने इस डीप टेक्नोलॉजी के एरिया में फ्रंटियर ऑफ साइंस, फ्रंटियर ऑफ इंजीनियरिंग, फ्रंटियर ऑफ टेक्नोलॉजी में इतना कैपेबिलिटी हमने बनाया है। और ये हमारे युवा, हमारे स्टार्टअप्स के अंदर हैं। ये एक तरह से एक स्पीकिंग, लिविंग एग्जाम्पल है। सर, आपने बात सेमी कंडक्टर की करी,
उसमें से सवाल ये उठता है जैसे कि आपने कभी स्टेटमेंट दिया था कि चीन जो 30 साल में नहीं कर पाया, भारत तो अगले 10 साल में कर लेगा। बात हो रही है कि सेमीकंडक्टर में हम कब तक मेक इन इंडिया चिप बना पाएंगे, कब तक चिप के मामले में हम दुनिया की एक ग्लोबल पावर बन पाएंगे? क्या हम मान सकते हैं कि चिप वॉर शुरू हो चुका है? नहीं, देखिए, चिप वॉर मैं नहीं मानता हूँ कि इसको हमें चिप वॉर के प्रिज्म से देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि बहुत साल से 65 इयर्स का अगर आप हिस्ट्री रिवाइंड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया का स्टोरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स में रहा है, इट हैज़ बीन अ सीरीज ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंस एंड इनेप्टनेस। मैंने कहा हुआ है, तो ये आप लगेंगे मैं बहुत ब्लंट, बड़ा रूड वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़े एक्यूरेट हैं टू समराइज 65 इयर्स में, क्योंकि 1957 में फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर जो इंटेल का प्रीडिसेसर था, वो लगाना चाहते थे यहाँ पे पैकेजिंग यूनिट। हमने कहा सोशलिज्म सोशलिज्म और भगा दिया उनको पेनांग, और पेनांग बना है अभी पिछले 30-40 साल में एशिया में पैकेजिंग, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में बड़ा हब। तो दैट वाज मिस्ड अपॉर्चुनिटी। यूपीए के टाइम में यहाँ पर इंटेल जैसे बड़ा कंपनी यहाँ पर एक पैकेजिंग यूनिट के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने वो एक्सप्लोर भी कर रहे थे, लेकिन सरकार वॉज नॉट रेस्पॉन्सिव। तो अगर आप देखेंगे दैट वी वर आइडियली प्लेस्ड टू बिकम अ बिग हब फॉर सेमीकंडक्टर्स, वी डिड नॉट, और हाल ही में हमने शुरू किया है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि जो चाइना ने 200 बिलियन डालकर 30 साल में वो नहीं कर पाए, हम ये 10 साल में उसका एक फ्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट से करेंगे। एक तो मैं मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। दूसरा, ये जो आने वाले इंडिया टेकेड या ये आने वाले दशक में सेमीकंडक्टर के दुनिया में वैल्यू होगा मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में और डिज़ाइन में। तो हमने पिछले 15-18 महीने में पैकेजिंग और डिज़ाइन में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और मैं पूरे दावा से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 5-6 साल में जो फ्यूचर चिप्स बनेंगे, उसके डिज़ाइन इंडिया से पूरे नहीं तो काफ़ी सारे चिप्स यहाँ पे डिज़ाइन किए गए होंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं आज ही बताता हूँ कि जो नैविक चिप है, जो बहुत जल्द हमारे मोबाइल फ़ोन्स में जीपीएस के फंक्शनैलिटी को वो करेगा, और इट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन सैटेलाइट्स। वो नैविक चिप का डिज़ाइन एक इंडियन स्टार्टअप ने किया है, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और चिप का मैन्युफैक्चर हुआ है ताइवान में, टीएसएमसी में, लेकिन पूरा का पूरा चिप डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन यहाँ पर हुआ है। तो वी आर ऑलरेडी देयर। अभी रहा लास्ट बिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, और ये काफ़ी एक चर्चा की बात है और लोग चाहते भी हैं कि हम जल्द से जल्द एक फैब बनाएं। इसमें एक तो मैं आपको बताऊं कि इसका हमारा 2 prong स्ट्रैटेजी है। हम एक सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड को हम मॉडर्नाइज करने वाले हैं, और वहाँ पे एक बहुत कटिंग एज रिसर्च फैब एंड लिमिटेड वॉल्यूम, व्हाट वी कॉल एनपीआई, स्मॉल वॉल्यूम कमर्शियल फैब बनाएंगे। वो उसका प्रपोजल हम तैयार कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर का जो फैब का प्रपोजल है, माइक्रॉन के इस पैकेजिंग के इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट के बाद, वो जो सप्लाई चेन के डाउट्स थे कि भारत में गैसेस, वाटर्स, ये जो सप्लाई चेन कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या भारत में ये बन पाएगा, इसका एक तरह से मैसेज चले गया है आफ्टर द माइक्रॉन अनाउंसमेंट कि भारत में भी ये सप्लाई चेन का मौजूदगी बहुत जल्द होगा। तो अगेन विद पूरा कॉन्फिडेंस मैं कहता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में यहाँ पे फैब के अनाउंसमेंट होंगे, और इसका हम कोई यूएस के साथ compete करके या यूरोप के साथ compete करके या कोरिया के साथ compete करके नहीं ला रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट ही दुनिया के टॉप 3 मार्केट में से 110 बिलियन वैल्यूड मार्केट होगा। तो यहाँ पे एक तरह से एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ही कि लोग यहाँ पर आए और प्रोड्यूस करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द वो लास्ट रिमेनिंग पीस, द होली ग्रेल इफ यू वांट टू कॉल इट दैट, ऑफ सेमीकंडक्टर्स विच इज फैब मैन्युफैक्चरिंग, ये वो भी यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। सर, इस साल इस महीने 2 बड़ी खबरें रही, चंद्रयान रहा और एक डीपीडीपी बिल की बात रही।
अगर हम डीपीडीपी बिल की बात करें तो 2010 की अगर मैं बात ध्यान करूँ तो आप इसे मेंबर थे पार्लियामेंट के और आप इसे एक प्रिवेसी बिल के तौर पे ला के लेकर आए थे। तब ये मामला हुआ था कि प्रिवेसी जो है उसको मौलिक अधिकार के तौर पे शामिल किया जाए। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, पुट्टू स्वामी वाली कमेटी के पास। बाद में इस मामले की बरसी भी 2 दिन पहले ही शायद हुई है। ये जो 13 साल की जर्नी रही डीपीडीपी बिल की, इस जर्नी और इसकी कहानी के बारे में अगर कुछ आप बताएं, इस जर्नी में क्या क्या बातें रहीं और आपको उस वक्त ये ख्याल कैसे आया था कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत। तो जैसे भरत जी कह रहे थे इन हिज ओपनिंग स्पीच, हम वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। एक तरह से हमारा जो डिजिटाइजेशन का जर्नी रहा है पिछले 9 साल में, और हमने इतने डीपीआईज क्रिएट किए हैं, भारत बन गया है एक तरह से केस स्टडी एंड बीकन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का 2015 से ये विजन था कि हम टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करें हमारे सिटीजन्स के लाइफ में बदलाव लाने के लिए, और हमने दर्शाया है, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है दुनिया के देशों को। और आप देख भी रहे हैं कि G20 में DPI हैज़ बिकम अ बिग इश्यू। नाउ डिजिटाइजेशन का क्या कॉन्सिक्वेंस है? डिजिटाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस ये है, जैसे कहा भी गया था, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सिटीजन्स, डिजिटल नागरिक्स इंटरनेट से जुड़ेंगे। आज हम 83 करोड़ या 85 करोड़ भारतवासी इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े कनेक्टेड देश बन गए हैं, और 25 तक हम 120 करोड़ लोग कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये सब जब इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने लाइवलीहुड्स के लिए, कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि डेटा, उनका पर्सनल डेटा, उनका नॉन पर्सनल डेटा का बड़ा क्रिएशन, स्टोरेज, यूज़ वगैरह होता है। 2010 में ट्रिगर मेरे माइंड में ये था कि यूपीए ने आधार का जो आइडिया, जो अटल जी के सरकार में कंसीव हुआ था, उन्होंने लॉन्च किया 2010 में कि हम आधार को कलेक्ट करेंगे डेटा। लेकिन मैंने देखा कि उस आधार के पर्सनल डेटा को बड़े कैजुअली स्टोर किए करते थे। और मैंने पालिका बाजार में जाकर एक दिन 50 रुपये पर एंट्री, आई बॉट 10 एंट्रीज। ऐसे आई वेंट टू अ स्टोर, गेव 200 रुपीज़ और मुझे एंट्री मिला। और मैं पार्लियामेंट में आके मैंने दिखा दिया सबको कि देखिए, आधार एक अच्छी चीज़ है और उसका पावर भी है, एम्पावरमेंट का टूल भी हो सकता है, लेकिन प्रिवेसी का मतलब ये है कि मिसयूज और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। आपका मैंने डेटा ले लिया, उस डेटा के साथ मैंने खिलवाड़ कर दिया, और आपका कोई उसमें कुछ कहने का कोई राइट नहीं है। मैंने उसका आइडेंटिटी फेक कर लिया, या बैंक का एप्लीकेशन डाल दिया आपके नाम पर, या गैस सिलेंडर के लिए एप्लीकेशन डाल दिया। तो ये एक तरह से जब मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल में लेके आया पार्लियामेंट में, मैंने देखा कि एक तरह से या तो अवेयरनेस नहीं था या एक बड़ा पुशबैक था। मुझे याद भी है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग ने एडिटोरियल भी लिखे 11, 12, 13 में कि ये बड़ा एक एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनके मन में द इंटरनेट वाज ओनली फॉर एलिट। लेकिन हमारे मन में, और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 में बोला कि इंटरनेट इज फॉर एवरीबॉडी, सो आई सॉ कि सरकार कुछ कर नहीं रहा था। उनका एक तरह से डिनायल भी था। बड़े बड़े एडिटोरियल लिख रहे थे कि नहीं नहीं, आधार इज डिजाइन फॉर प्रिवेसी, ये है वो है। एंड इन 13 आई जॉइंड द PIL विथ 2 अदर पीपल फ्रॉम बेंगलुरु। जस्टिस पुट्टस्वामी वो भी बेंगलुरु के हैं, और कर्नल मैथ्यू वो थे बेंगलुरु के। हम 3 और फिर अलग अलग लोग जुड़ गए उसमें। हमने एक PIL लॉन्च किया सुप्रीम कोर्ट में ऑन दिस इशू, और उसको 4 साल लगे। और 2017 24 अगस्त, यानी कि कल, यस्टरडे 2017 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, डिसीजन लिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, कि प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तुरंत बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसको लॉ में बनाने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। 17-18 के बीच में लॉ बना, ड्राफ्ट लॉ, श्री कृष्णा कमेटी वगैरह वगैरह वगैरह। एंड 19 को उस लॉ को पार्लियामेंट में लेके गए हम, और उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया था। अनफॉर्चुनेटली वो कोविड के दौरान, वो 2 साल में वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा बन गया बिल। एंड देन आई वॉज गिवन द ऑनर ऑफ बिकमिंग अ मिनिस्टर इन मोदी जी टीम, और मैंने सजेस्ट किया, और हमने सजेस्ट किया मिनिस्ट्री ने भी, कि हम
क्या हम एक बार और बैक टू बेसिक्स जाकर इसको एक नया रूप दे सकते हैं? और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा आगे बढ़िए, और हमने उस प्रीवियस बिल को विड्रॉ किया और कुल 6 महीने में एक नया वर्जन हम लेके आए, और आप रेस्ट इज हिस्ट्री एज यू नो। और ये डीपीडीपी बिल मुझे पूरा यकीन है, नॉट बिकॉज मैं इन्वॉल्व हूँ, बिकॉज इतने सारे कंसल्टेशंस हुए हैं, और मैं मानता हूँ ये पहला ऐसा बिल है जिसका कोई ऑथरशिप सरकार नहीं ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी सारे लोग इसमें 6-8 कंसल्टेशन के दौरान उन्होंने इनपुट दिए। ये बिल बनेगा एक तरह से टेम्पलेट फॉर ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम इसमें सिटीजन्स के राइट्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इनोवेशन की दुनिया और इनोवेशन के इकोसिस्टम को भी आगे बढ़ाने का और उसको कैटलाइज करने का में कोई रोड ब्लॉक नहीं लगा रहे हैं। तो इट इज़ रियली अ फ्यूचर रेडी बिल, अ फ्यूचर रेडी लेजिस्लेशन दैट इज़ गुड फॉर द पीपल एंड देयर राइट्स टू प्राइवेसी एज वेल एज टू कंटिन्यू इनोवेटिंग एंड ग्रोइंग आवर इकोसिस्टम। सर से आपने डीपीआई की बात करी। हाँ जी। प्रधानमंत्री जी भी कहते रहे हैं जो भी हमारे आसपास के देश हैं हम उनको डीपीआई में मदद करें। अभी हाल ही में त्रिनाद टोबैगो के साथ हमने एमओयू साइन किया था डीपीआई को लेकर। इंडिया स्टैक ब्रांड बनता जा रहा है इंडिया स्टैक। तो ये जो डीपीआई का फॉर्मूला है, डीपीआई का जो ये नैरेटिव है, ये पूरे देश को या पूरी दुनिया को मदद करने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में कहा कि जो दीक्षा और भाषणी जैसे जो हैं वो हम ब्रिक्स देशों के साथ साझा करें उसको। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं मानता हूँ कि लोग इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा समझ लें कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 15 में विजन था कि टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों के लाइफ में गवर्नेंस के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में एक बदलाव आए। ये डीपीआई जो हम बड़े इंटेलेक्चुअली कहते हैं डीपीआई, बट इट इज़ रियली अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, टू वे ब्रिज, और मजबूत ब्रिज, रेस्पॉन्सिव ब्रिज, करप्शन फ्री ब्रिज जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन में उनको बदलना था वो नैरेटिव कि भारत सरकार ऐसा डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे 100 रुपये जब दिल्ली से निकलता है 15 रुपये पहुँचते हैं। ये सालों से हमारा नैरेटिव था और दुनिया ये नैरेटिव से इंडिया को जानता था। उसको बदलने के लिए उन्होंने कहा हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और डीपीआई बना। और आज पूरे दुनिया के देश देख रहे हैं कि ये जो डीपीआई का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू हुआ हम भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? एक तो इसका इफेक्ट उनको देखने को मिल रहा है, तो सामने है, सबके सामने। दूसरा देखिए कैसे हमने डीपीआई बनाया। पिछले सालों में अगर किसी देश को डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज या डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना था, वो जाते थे बड़े बड़े कंपनियों के पास, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस देते थे और वो बनाते थे सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म्स, और कोई भी अगर चेंज बनना था उसको और करोड़ पैसे देते थे। तो इसका मतलब यह था कि टेक्नोलॉजी वॉज एन एक्सक्लूजनरी। जो गरीब देश थे उनके पास पैसा नहीं था, वो कहते थे ठीक है हम डिजिटाइज करेंगे नहीं, और जो अमीर देश थे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते थे। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक नैरेटिव था कि इट वाज एक्सक्लूजनरी। भारत का स्ट्रैटेजी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्ट्रैटेजी ये था कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। और आज बिना 1 रुपया का, ट्रिनिडाड टोबैगो हो या बारबेडोस हो या आर्मीनिया हो या 10 कंट्रीज ऐसे हैं जो भारत के साथ मिलकर अपना इंडिया स्टैक या इंडिया डीपीआई को अपने देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, अपने डिजिटल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, अपने देश में स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहते हैं, और वो जानते भी हैं कि ये बहुत सस्ते में कर पाएंगे। तो द इंडिया डीपीआई इज सच अ पावरफुल स्टोरी, नॉट जस्ट फॉर इंडिया। ये ग्लोबल साउथ और जो देश जो डिजिटाइजेशन के दौड़ में पीछे थे उनको भी एक तरह से एक एनेबलमेंट, एम्पावरमेंट का एक रास्ता बन गया है। तो आज आप देखेंगे G20 में पूरे के पूरे देश बहुत कुछ बोलते हैं, एंड दे विल टॉक सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, लेकिन इंडिया का जो डीपीआई का कॉन्सेप्ट है सेंटर स्टेज में बन गया है ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20। एंड आई थिंक दिस इज अ अंडरस्टूड, अंडर सेलिब्रेटेड अचीवमेंट। हम चंद्रयान के बारे में सेलिब्रेट करें जरूर, INS विक्रांत के बारे में सेलिब्रेट करें जरूर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डीपीआई का एक दौर, एक तरह से एज क्रिएट किया है, इट इज अ फंटास्टिक एग्जाम्पल
how technology empowers the common people. I will just take 2 more minutes to explain my personal experience. मैं 6-8 महीने पहले मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे पार्लियामेंट्री सेगमेंट्स. मैं गया एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. यूजुअली मैं दिमापुर जो स्टेट कैपिटल है और स्टेट के एयरपोर्ट है वहाँ से एक हेलीकॉप्टर लेने का एक प्लान था, लेकिन उस दिन हेलीकॉप्टर चल नहीं रहा था या बारिश था. 9.5 घंटे बाय रोड आई वेंट टू दिस डिस्ट्रिक्ट. मैं पहला मंत्री था उस डिस्ट्रिक्ट में विजिट करना आफ्टर 60 years. आई वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर दैट दे हैड सीन. नेक्स्ट डे सुबह कम्युनिटी हॉल में सारे लोग बैठे थे, तो मैंने कहा आप लोगों में कितने लोग आधार यूज़ करते हैं, डिजिटल आइडेंटिटी किसके पास है? 100%. आप में से कितने को बेनिफिट्स कोविड के दौरान, वैक्सीनेशन, राशन के नोटिफिकेशन, पेंशन्स वगैरह आते थे आपके डायरेक्टली इनटू द अकाउंट? 100%. आप में से कितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपके डेली सरकार के साथ कनेक्शन और डीपीएस? 100%. ये जो नरेटिव है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि टेक्नोलॉजी इज एक्सक्लूजनरी, हम दुनिया को दिखा रहे हैं आज कि टेक्नोलॉजी के साथ हम जो सदियों से, सालों से जो एक्सक्लूडेड थे सरकार से, उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं. सो दैट इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डीपीआई रिप्रेजेंट्स. एंड मैं तो 35 साल से टेक्नोलॉजी की दुनिया में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं जो देखता हूँ पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग. सर आपने जो भी बात करी, 35 इयर्स की आपकी जर्नी है, 1984 से शुरू होती है, इंटेल में आपका काम है, माइक्रोसॉफ्ट में आपने काम किया. सर आप उस दौर के भारत को और जो ये नया भारत क्रिएट हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? और अगले 100 साल में जो भारत की जर्नी है 2047 की, उसके बारे में आप कैसे? नहीं देखिए, मैं ओपनली कहता हूँ, मैं ग्रे हेड हूँ, थोड़ा वेटरन भी हूँ, लेकिन 35 साल के टेक्नोलॉजी के जर्नी के बाद मैं मानता हूँ, और बड़ा विदाउट एनी रेटरिक, कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज भारत के सबसे एक्साइटिंग दौर है. मैंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, लेकिन ऐसे एक्साइटमेंट आई हैव नेवर फेल्ट इन माई लाइफ बिफोर. पहले सेलुलर सर्विस भारत में मैंने शुरू किया था, लेकिन जब मैं आज देखता हूँ जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, युवा लोग पीढ़ी में क्या क्या इनोवेशंस आगे बढ़ा रहे हैं, आई फील दैट ये अनस्टॉपेबल इंडिया बन गया है, अनस्टॉपेबल भारत बन गया है. नॉट बिकॉज हम पॉलिटिशियन या हमारा लीडरशिप, लेकिन ये जो मोमेंटम अभी ये भारत का है, ये अभी चला रहे हैं एक पूरा न्यू कॉन्फिडेंट जनरेशन जो कंप्लीटली अनस्टॉपेबल है. एंड आई फील कि भारत का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. यहाँ से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमें नंबर 3 बनना है इकोनॉमी और हमें डेवलप इंडिया बनाना है, आई फील कि ये तो होगा ही होगा. नंबर 3 इकोनॉमी तो बनेंगे ही हम बहुत जल्द इन द 3rd टर्म, लेकिन डेवलप्ड नेशन हमारे लाइफ टाइम में, मेरे लाइफ टाइम में, आप तो बड़े यंग हो, मेरे लाइफ टाइम में मुझे देखने को मिलेगा, विच आप मुझसे 30 साल पहले पूछते या 20 साल पहले पूछते या 10 साल पहले पूछते, आई वुड हैव सेड इम्पॉसिबल. लेकिन ये तो एक अनस्टॉपेबल इंडिया बन गया है, और उसका मोमेंटम, उसका एनर्जी, उसका कॉन्फिडेंस चंद्रयान जैसे इवेंट्स दर्शाता है. इट सॉलिडिफाइज इट, इट कन्फर्म्स इट, एंड इट रिएटरेट्स इट एंड फर्दर एक्सेलरेट्स इट. सर G20 की जैसे आपने बात करी, G20 में अगर आप, जैसे आपने मुद्दा भी उठाया था ग्लोबल सिक्योरिटी का, हाँ जी. और कहा था कि सभी लोगों को मिलकर साथ काम करना होगा. साइबर सिक्योरिटी के हमने लगातार मुद्दे भारत में देखे. एम्स का सर्वर हैक हुआ, आपने भी एक बयान दिया था कि ये शायद कोई कंस्पिरेसी हो सकती है, साजिश हो सकती है. तो सर G20 के बतौर हम चूँकि अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रेसिडेंसी कर रहे हैं इस साल, तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर या ग्लोबल सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा या डाटा सिक्योरिटी को लेकर किस तरह की पहल करने की आवश्यकता है और किन बातों की बड़ी? देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हम डिजिटाइजेशन आगे बढ़ा रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, और इंटरनेट का स्प्रेड भी ज़्यादा हो रहा है, यूज़ भी ज़्यादा हो रहा है. एक चीज़ अब हमें समझना पड़ेगा कि जो हम मानते थे पहले कि इंटरनेट इज़ अ फोर्स फॉर गुड, टेक्नोलॉजी इज़ अ फोर्स फॉर गुड, वो है ही.
लेकिन ऐसे भी इंटरेस्ट हैं, ऐसे भी एक्टर्स हैं इंटरनेट पे जो हार्म और क्रिमिनलिटी भी क्रिएट करते हैं। तो ये जो इंटरनेट और इनोवेशन, इंटरनेट में जो प्लेटफॉर्म्स थे, काफ़ी सारे साल दे एस्केप्ड ओवरसाइट एंड रेगुलेशन, क्योंकि सबको कहते थे ना ये तो इनोवेशन है, इसको सरकार क्यों रेगुलेट करे, इसमें सरकार का क्या रोल है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी के बाद में एक बड़ा क्लियर ये है कि हमें एक ग्लोबल कंसेंसस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट शुड बी सेफ एंड ट्रस्टेड। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंटरनेट हमेशा ओपन हो, इंटरनेट हमेशा सेफ एंड ट्रस्टेड रहे, और इंटरनेट में जो भी प्लेटफॉर्म्स हो वो अकाउंटेबल रहे हमारे डिजिटल नागरिकों। ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक है, पेक्यूलियर फीचर है, विच इज अलग फ्रॉम रेगुलर क्राइम, और वो ये है क्योंकि इंटरनेट का कोई बॉर्डर नहीं है, काफ़ी सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी क्राइम्स ऐसे होते हैं साइबर स्पेस में, जहाँ पे विक्टिम एक जुरिस्डिक्शन में, परपट्रेटर दूसरे जुरिस्डिक्शन में, और क्राइम तीसरे जुरिस्डिक्शन में। और आप देखिए इंडिया के सिचुएशन में, जब लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, और अगर क्रिमिनल है एक स्टेट में, विक्टिम है दूसरे स्टेट में, और क्राइम है तीसरे स्टेट में, 3 पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है एक साइबर क्राइम के लिए। तो ये एक इट इज़ नॉट एन इंट्यूटिव इशू, इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, और हमारे होम मिनिस्टर साहब इसमें काफ़ी चिंतित भी हैं और काम भी कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री में, और एक ग्लोबल प्रोटोकॉल भी बनाना पड़ेगा, ताकि अक्रॉस बॉर्डर जो स्टेट एक्टर्स हैं, आप जानते ही हैं कि हमारे आजू बाजू आस पड़ोस में काफ़ी, आई एम यूजिंग द वर्ड लूजली, बड़े रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं नॉर्थ में और वेस्ट में, और उनका एक तरह से एक रवैया है, स्ट्रैटेजी है कि दे यूज द इंटरनेट टू क्रिएट मिस इन्फॉर्मेशन, दे क्रिएट हार्म। तो क्रॉस बॉर्डर एक अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और G20 में ये एक अहम मुद्दा भी बना है कि इसको कैसे डील करें, कैसे प्रोटोकॉल बने, कौन होना चाहिए कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह। लेकिन साइबर सिक्योरिटी इज क्लियरली अ वेरी क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर टू द सेफ्टी ऑफ डिजिटल नागरिक्स, और हमारे लिए वो बहुत ही एक अहम इशू है। हम काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो मैंने कहा उस दिन, और मैं रिएटरेट करता हूँ आपके सामने, कि इसके लिए ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है। सर कल एक माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ ने एक ब्लॉग लिखा। उन्होंने ब्लॉग में लिखा कि एआई को लेकर बहुत बातें चल रही हैं, भारत G20 का अध्यक्ष है इस बार, तो भारत को इस मामले में पहल करनी चाहिए, इसकी सेफ्टी को लेकर, इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर, इसकी लीगलिटीज़ को लेकर, और ये बिल्कुल एक सही माहौल और सही समय तैयार हो चुका है एआई को बात करने को लेकर। तो आपका इस मामले में क्या टेक है सर? देखिए, हमने इसके बारे में काफ़ी स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई भी कर दिया है कि एआई हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एरिया भी है। हम इसको मानते हैं कि एक किनेटिक इनेबलर ऑफ आवर डिजिटल इकॉनमी है। हम काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स और रिसर्च के दुनिया के लिए। और मैं पहली बार देश को बता भी रहा हूँ कि अक्टूबर में इंडिया में ग्लोबल इंडिया एआई समिट होगा। जैसे हमने सेमिकॉन का समिट शुरू किया 2 साल पहले, एआई के लिए ग्लोबल इंडिया एआई समिट होगा, जहाँ पर दुनिया के सारे एआई के प्रैक्टिशनर्स, रिसर्चर्स, लीडर्स आएंगे, और हम इंडिया के एआई के बारे में बात करेंगे और उसका फ्यूचर रोड मैप के शेयर करेंगे उनके साथ। एआई में इंडिया विल प्ले अ बिग रोल, नॉट जस्ट एज अ कंज्यूमर, ऑल्सो एज अ प्रैक्टिशनर एंड एज रिसर्चर। इसमें मेरे मन में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, एआई फॉर इंडिया, इंडिया फॉर एआई, वी हैव नो डाउट। एआई के हार्म्स के बारे में हमारा अप्रोच बड़ा सिंपल है कि हम इनोवेशन को नहीं रोकेंगे, इनोवेशंस में कोई बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन हम गार्ड रेल्स बनाएंगे, यानी कि नो गो रूल्स बनाएंगे, विच विल बी थ्रू द प्रिज्म ऑफ यूजर हार्म। हमारा कहना यह है कि आप जो भी इनोवेशन करो कीजिए, हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन आपका जो भी एआई प्लेटफॉर्म हो, हमारे डिजिटल नागरिक को उनका कोई हार्म नहीं होना चाहिए। और हार्म का डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी वाइड। हमने एक तरह से उसका प्रैक्टिस शुरू किया है विद द आईटी रूल्स,
और आप जल्द देखेंगे बिफोर द एंड ऑफ द मंथ हमारा डिजिटल इंडिया एक्ट जो सेकेंड लेग ऑफ आवर मॉडर्न लॉज उसको हम कंसल्टेशन के लिए लॉन्च करेंगे बिफोर 31st ऑफ अगस्त, और उसमें पूरा एक चैप्टर है on how government of India and India will deal with emerging technologies, harms from emerging technologies, including but not limited to AI. सर बात हो रही है कि जैसे कि आपने बात सेमीकंडक्टर की लगातार करी, हमने सेमीकॉन में कई तरह की चीज़ें कर ली, हाँ जी। हम अब उस पर नया क्या करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो? ये देखिए, आप किसी भी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिशनर से अगर ये पूछेंगे व्हाट इज़ द फ्यूचर लाइक, कोई ऐसे क्लैरिटी के साथ बोलेगा नहीं, क्योंकि अनसर्टनिटी डिसरप्शन इज़ द नॉर्मल इन टेक्नोलॉजी। कोई अगर आज बैठ के कहेंगे कि मैं 2029 में ये मेरा फ्रेमवर्क होगा, ये मेरा पिक्चर होगा, दैट नोबडी कैन टेल यू। बट सर्टनली आई कैन से कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में जो हमारा प्रेजेंस था बिफोर 2021 ऑफ ऑलमोस्ट ज़ीरो, सेमीकंडक्टर के सप्लाई और इनोवेशन सप्लाई चेन्स में और इनोवेशन वैल्यू चेन्स में इंडिया विल हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्लैग। वो डिज़ाइन लेड होगा, पैकेजिंग इनोवेशन लेड होगा, रिसर्च में हम बहुत काम करेंगे और बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड हमारा प्रेजेंस भी रहेगा इन मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन सेमीकंडक्टर इज़ द कोर, इज़ द इंजन, इज़ द हार्ट ऑफ डिजिटाइजेशन, क्योंकि हर डिजिटल प्रोडक्ट में, क्लाउड में, डेटा सेंटर्स में सेमीकंडक्टर का बड़ा एक तरह से रोल है, और एआई कंप्यूट में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा मानना यह है कि एज द डिज़ाइन एंड इनोवेशन अराउंड सेमीकंडक्टर रैपिडली चेंजेस, इंडिया, इंडियन स्टार्टअप्स एंड इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस विल प्ले अ वेरी बिग रोल। सर अपना अभी हाल ही में एक फैसला आया था कि लैपटॉप को लेकर आयात पे बैन लगा दिया गया था। इस फैसले की काफ़ी आलोचना भी लगातार हुई। इस फैसले में सरकार की मंशा क्या थी इस फैसले की? देखिए, ये थोड़ा मिसकम्युनिकेशन का एक कॉन्सिक्वेंस है। हम कुछ बैन नहीं करना चाहते हैं। हम देखिए, एक इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं बैकग्राउंड इसका क्या है। हमारा जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम एज एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और ये डिजिटाइजेशन जो हो रहा है एजुकेशन में, हेल्थ में, इसका मतलब ये है कि हमारा डिमांड फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स, वो कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप्स हो, सर्वर्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, डिवाइसेस हो, इसका बड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो भी इक्विपमेंट आए, जो भी सर्वर आए, जो भी डेटा सेंटर बनाए, जो भी लैपटॉप बनाए या यूज़ किए करें, वो ट्रस्टेड सोर्स से हो। तो हमारा ये है कि वी वांट टू क्रिएट एन इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ये हम इंपोर्ट लाइसेंसिंग नहीं करना चाहते हैं, और इसका थोड़ा अनफॉर्चुनेटली इसका स्पिन ये चले गया था कि हम लाइसेंसिंग राज में जा रहे हैं, हम बैन करना चाहते हैं। कुछ नहीं करना चाहते हम, कोई भी डिसरप्शन नहीं करेंगे हमारे डिजिटल इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारे देश में जो कंप्यूटर यूज़ हो, हमारे क्लाउड के जो डेटा सेंटर्स हो, डेटा सेंटर्स में जो सर्वर्स हो, एआई कंप्यूट में जो जीपीयूज हो, वो सब ट्रस्टेड सोर्सेज से आए। हमारे 5G में जो बेसबैंड रेडियोज़ हों, हमारे IoT जो इंटरनेट 5G इंटरनेट में सेंसर्स और IoT इंडस्ट्रियल होते हैं, उसके रेडियोज़ ट्रस्टेड सोर्स से हों। तो हमारा ये था कि हम हमारे देश में ट्रस्टेड सोर्स के डिजिटल प्रोडक्ट्स ही हो। उसके लिए एक तो ट्रस्टेड सोर्स है इंडिया में बनाएं, और अगर कोई बनाना चाहता है तो हम इंसेंटिव देंगे। अगर कोई और कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं, इंडिया में नहीं बनाऊंगा, मैं कहीं और बनाऊंगा, लेकिन उस जगह, उस सोर्स को हम ट्रस्टेड माने, तभी हम इंपोर्ट करने की परमिशन देंगे। तो ये लाइसेंसिंग नहीं है, एक तरह से हमारा एक थिंकिंग है कि हमारे देश में ट्रस्टेड इक्विपमेंट ही यूज़ हो। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि दुनिया के काफ़ी सारे देश हैं जो अभी रिग्रेट कर रहे हैं आफ्टर हैविंग इम्पोर्टेड 5G इक्विपमेंट फ्रॉम सम कंट्री, इम्पोर्टेड इक्विपमेंट फ्रॉम सम कंट्री, जैसे अभी भगवान अभी क्या करें। तो हम कह रहे हैं कि प्रोएक्टिवली बिफोर द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड हम एक फ्रेमवर्क लेकर आए, और उसको हम इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे, इंपोर्ट लाइसेंसिंग नहीं। और इसमें कोई कोटा वोटा का सवाल नहीं होगा, इसमें बड़ा ऑटोमेटिक सिंपल प्रोसीजर होगा। बट इसमें ये जरूर होगा कि आप ट्रस्टेड सोर्स से ही लाए। सर आपने बात करी मिस इन्फॉर्मेशन की कि हमारे अगल बगल वेस्ट में, नॉर्थ में कंट्रीज़ हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं।
हमारे देश के अंदर भी कई ऐसे फैक्टर हैं जहां हम फेक न्यूज़ की आपदा से लगातार गुजरते हैं। लगातार भी कानून में आईपीसी एक्ट भी लगातार, क्या फेक न्यूज़ को लेकर कोई बड़ा कानून लाने की तैयारी है? फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए सरकार की क्या-क्या रणनीतियाँ हैं? देखिए, फेक न्यूज़ कोई सरकार का प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कहूँ कि आप ये ना माने कि फेक न्यूज़ इम्पैक्ट सरकार। फेक न्यूज़ इम्पैक्ट्स हर डिजिटल नागरिक। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारा इंटरनेट सेफ और ट्रस्टेड हो, जो डिजिटली इतना लिटरेट ना हो और इंटरनेट को यूज़ करते हैं, दूर दरार कोई विलेज में हो, वो जब इंटरनेट यूज़ करते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो इंटरनेट में जो बोला गया है वो करेक्ट है। तो इस इट शुड बी सेफ एंड ट्रस्टेड। मिस इन्फॉर्मेशन आज के दिन में कोई इनोसेंट क्राइम नहीं है। ये कोई एक्सीडेंटल मिस इन्फॉर्मेशन का सवाल नहीं है ये कि मैंने बोल दिया ठीक है आप मैंने सोचा आप यूपी से हैं लेकिन आप हैं कहीं और से, ऐसे इनोसेंट नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन इज बीन वेपनाइज्ड और इसको हम देख रहे हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं आधा घंटे से ज़्यादा ले सकता हूँ जस्ट टू टेल यू द एग्जाम्पल। खालिस्तानी एलिमेंट्स आर यूजिंग मिस इन्फॉर्मेशन, प्रूफ है। 10,000 से ज़्यादा अकाउंट्स हमने रिमूव किए हैं। हमने डीजी आईएसपीआर हमारे पाकिस्तानी भाई आर्मी के जो उनके पास काफ़ी टाइम और एनर्जी भी है ऐसे चीज़ करने के लिए, उन्होंने इतने सारे बॉट्स, इतने सारे अकाउंट्स यूज़ करके भारत में इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की है। हम जानते हैं कि और भी स्टेट एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो ये करते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन इज़ अ डेंजर टू एवरी इंडियन सिटीजन। ये कोई सरकारी इशू नहीं है। हम मानते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं टू द सिटीजन टू क्रिएट अ सेफ एंड ट्रस्टेड इंटरनेट एंड टू कीप द इंटरनेट सेफ एंड ट्रस्टेड। ये हमारा ड्यूटी है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में एक चर्चा हो, डिस्कशन हो, डिस्कोर्स हो, क्योंकि ये जो लोग कॉन्फ्लेट करते हैं कि राइट टू फ्री स्पीच इक्वल्स राइट टू मिस इन्फॉर्मेशन, दे आर रॉन्ग। क्योंकि राइट टू फ्री स्पीच आर्टिकल 19 ये नहीं कहता कि आप कुछ भी बोलो, गलत बोलो, लोगों को भड़काओ, रिलीजियस इंसाइटमेंट करो। ये तो इट इज नॉट कवर्ड अंडर राइट टू फ्री स्पीच। सो देयरफॉर वी आर सेइंग वी शुड हैव एन अप्रोच, ए कंसेंसस अप्रोच। और हमारे डीआईए में, डिजिटल इंडिया एक्ट में, हमने आईटी रूल्स में किया ही है। और हमारे डिजिटल इंडिया एक्ट में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, पेटेंटली फॉल्स न्यूज़, न्यूज़ यानी कि न्यूज़ नहीं, नॉट एज इन न्यूज़ मीडिया बट न्यूज़ एज इन फैक्ट्स, इसको हम ब्रेक लगाएं उस पर। और जैसे हमने ब्रेक लगाया है एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा थ्रू द डीपीडीपी ऑन यूजर हार्म एंड क्रिमिनलिटी विच इंक्लूड्स मिस इन्फॉर्मेशन, हम डीआईए के द्वारा उसको ब्रेक लगाएंगे। उसका कंसल्टेशन होगा, सभी लोग उसमें भाग लें, उसका इसके बारे में अवेयरनेस के साथ उसमें भाग लें और इसको ऑटोमेटिकली ना कॉन्फ्लेट करें कि ये फ्री स्पीच में प्रतिबंध लगा रहे हैं। नहीं, हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे। और हम जरूर मानते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग फॉर एन ओपन सोसाइटी लाइक इंडिया। सर, आप टेक्नोक्रेट्स रहे, आप एंटरप्रेन्योर रहे, आप बाद में पॉलिटिक्स में आए। सर, जब आपको पहली बार मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया तो प्रधानमंत्री से आपको पहली बार क्या बातचीत रही? आपको क्या उन्होंने एडवाइस किया इस डिजिटल इंडिया के लिए? देखिए, मैं ये बड़ा स्पष्ट रूप से आपको कह दूं कि मैं 18 साल से पॉलिटिक्स में हूँ। कोई नया बच्चा नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, 18 साल से पॉलिटिक्स में रहा हूँ। और मैंने 2006 में कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप छोड़कर आई वांट टू गेट इनटू पब्लिक लाइफ एंड डू समथिंग फॉर माय कंट्री। इसीलिए मैं 18 साल अभी पॉलिटिक्स में रहा हूँ। और मुझे ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि मुझे मोदी जी चुनेंगे या एक अपॉर्चुनिटी देंगे। जब मुझे मिला, मैं उनसे मिले 2-3 दिन के बाद, और उन्होंने यही कहा कि देखिए, आपका कमिटमेंट और सेवा का भाव मैं जानता ही हूँ, लेकिन आप जरूर सक्सेस के बारे में भी सोचिए। आप सफल रहिए, नॉट एज एन इंडिविजुअल बट एज अ मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट। और ये बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट हमारे गोल्स हैं, लक्ष्य हैं। आप मेहनत कीजिए और अपने आप को सफल बनाइए और देश को भी और सरकार को भी सफल बनाइए। तो उन्होंने यही कहा। लेकिन उसके बाद मुझे उनके साथ काफ़ी सारे मीटिंग्स में रहने का अवसर मिला। सेमीकंडक्टर, डीपीडीपी, ऑल दीज बिग पॉलिसी डिसीजंस।
और मैं आपके साथ बड़ा आई कैन शेयर वेरी ओपनली विथ यू दैट भारत का ये जो नया भारत का जो रचना है, विजन है, ही इज़ ट्रूली अ विजनरी लीडर, और उनको दिखता है भारत के फ्यूचर के बारे में जो हम सबको इतना इंट्यूटिवली दिखता नहीं है, लेकिन उनके विजन के साथ जुड़ना और उनके विजन के कारण हमारे जो होराइजन को बढ़ाना, उसका जो इफेक्ट हमें मिलता है उनके साथ मीट करने के बाद, दैट इज़ ट्रूली समथिंग इंस्पिरेशनल। से मेरा अंतिम सवाल है कि जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है डिजिटल के दौर में जी रही है, स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, उनके लिए क्या आपकी सलाह है, क्या एज ए मिनिस्टर एडवाइस करेंगे नए भारत के लिहाज से? नहीं, देखिए, मैं कोई एडवाइस देने वाला हूँ नहीं, लेकिन मैं ज़रूर शेयर ये करूँगा कि आप सबसे लकीएस्ट जनरेशन हो। आज के जो युवा पीढ़ी है, द यंग इंडियन इज़ द लकीएस्ट जनरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आप मान के चलिए। दूसरा, आपके सामने जो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज, स्पेस हो या सेमीकंडक्टर हो या एआई हो या आईटी हो या वेब3 हो या जो भी, और या आप अगर फार्मर के बेटे हैं, एग्रीकल्चरल में डिजिटाइजेशन, एजुकेशन में डिजिटाइजेशन, सोशल सेक्टर में डिजिटाइजेशन, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है आपके सामने इस डिजिटल इंडिया के दुनिया में कि आपका मेहनत, आपके स्किल्स अगर आपके पास हैं और आपके पास मेहनत करने का, एक तरह से परिश्रम करने का आपके मन में वो एक संकल्प है, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। कोई सिस्टम का रोड ब्लॉक, ये जो हम कहते थे सालों से कि सरकार इज़ द रोड ब्लॉक, पहली बार इन माय ओन एक्सपीरियंस आपके पास एक सरकार है जो आपके सक्सेस में इन्वेस्टेड है, और हमारा सक्सेस, सरकार का सक्सेस है आपका सक्सेस। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मुलेशन है, कभी इंडिया की हिस्ट्री में रहा नहीं है। So that is why I say this is the youngest, and this young generation is the luckiest generation in the history of independent India. थैंक यू सो मच सर, आपने Thank सभी you. सवालों Thanks.